हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन एक बहुत ही अच्छा लेक्चर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो लेक्चर नंबर 3 में सबका वेलकम है। और हम लोग इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है ये नीट 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स चल रहे हैं, जिनमें आपको अभी थ्योरेटिकल और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट और एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ मैं लेक्चर्स में। और संडे को इस पूरे चैप्टर का पी बाई क्यूज हम लोग कवर करते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बी रेडी और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा रहेगा जो टॉपिक वो रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपको पहले डेमो ही दे देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, जिसमें ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। दोनों ही प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है और वाटर का लिक्विड डला हुआ है, साथ में कुछ चीज़ के अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है ताकि ये उसके वाटर है ना मिक्स हो जाए उसके साथ। यानी वाटर तो कंडक्शन करता नहीं है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट डालकर उसको कंडक्शन करवा रहे हैं। और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है दोनों, मतलब कैथोड और एनोड पर, मतलब करंट फ्लो हो जाए, है ना। तो ये सेटअप किया गया है। आपको तो पता ही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मीन्स क्या होता है। एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज से आपका केमिकल रिएक्शन करवाना। तो हम लोग वाटर को क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट में तोड़ देंगे। आपको तो पता ही है वाटर किस में टूटता है, तो H2 और O2 में टूटता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा कम कर देते हैं 3 वोल्ट में। अब देखिए जैसे ही इसको चालू किया, ठीक है, तो आपका मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपका एनोड पर ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है और कैथोड पर आपका जनरेट हो रहा है क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ही क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोला गया है। ये जो एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू जो रिएक्शन हो रहा है उसको क्या बोला गया है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस बोला गया है। जैसे आप ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो गया है आपका, ठीक है। और जो बन रहे थे वो काफ़ी रैपिड बनने लग गए हैं। जैसे कम कर देता हूँ मैं इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये आपके धीरे धीरे हो गए। ये बढ़ा दिया मैंने तो ये बनना ज़्यादा तेज़ हो गया। आपका वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो ऑफ कोर्स क्या हो रहा होगा, आपका ये फास्ट बनने लग जाएगा, बहुत ही रैपिड, बहुत ही ज़्यादा। और कर दूंगा तो और तेज़ हो जाएगा बनना। ये जो आपका चैम्बर है वो बता रहा है कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं और कितना आपका ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। रिएक्शन तो आपको पता ही होगा, हाफ रिएक्शन हाइड्रोजन का, ठीक है। तो H2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आपका हाइड्रोजन गैस बन रहे थे कैथोड पर, और एनोड पर H2O गिव कर रहा है ऑक्सीजन को और 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपका एनोड पर जनरेट हो रहा है और कैथोड पर ये जनरेट हो रहा है। तो इसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बस याद ये रखना है यहाँ पर एक पॉइंट, कि जो अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा कि सेल जब बना रहे थे ना, तो एनोड वहाँ पर क्या था, नेगेटिव था, पर यहाँ पर एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, बैटरी से उसको रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलिए अब इसको लाइव देख लेते हैं। लाइव डेमो भी बनाया हुआ है अपने ही चैनल पे पी बाई लोग पे, तो उसको भी देख डीसी सकते हैं वोल्टेज आप, सप्लाई करते हैं, ठीक तो है। उसके लिए सबसे पहले वाटर लेते हैं। देन आज हम लोग हाइड्रोजन गैस निकालने वाले हैं फ्रॉम वाटर, तो उसके लिए सबसे पहले वाटर लेते हैं। देन उसके अंदर NOH को मिला देते हैं। के अंदर हम लोग
डीसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं और ये देखिए एनोड और कैथोड पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने लग गए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, दोनों पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल रहा है आपका, ठीक है। और एक और हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्राइडे सेकेंड लो, तो उसमें भी आपको एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, सिमुलेशन के थ्रू बताऊंगा। चलिए, तो हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो सेकेंड लेक्चर पढ़े थे वो, कि भाई अलग अलग टाइप की बैटरीज हम लोगों ने देखा था, एप्लीकेशन देखे थे, ठीक है, कॉन्क्रीट, ईवीज, है ना। फिर आपको जो टॉपिक लर्न करने हैं जो कि हमेशा रिमेंबर रखना है, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था क्या, कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करना है, पहला पॉइंट। तो पीएसबीसी मेजेंटल चैप, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड पॉइंट जो हमने लर्न करने की बात कही थी, वो कहा था कि इन दोनों में से कोई एक पॉइंट आपको लर्न कर लेना है। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहाँ पर होगा, कैथोड पर होगा। याद रखिएगा, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। चार्ज मैंने अभी डिफाइन नहीं किया आपको, मैंने बताया ना कि कैथोड पर कभी नेगेटिव होगा और कभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव तो बैटरी जब रहता है ना तब होता है, जब बैटरी ये गैलेवनिक सेल बनाती है, डैनियल सेल बनाती है, तब वो पॉजिटिव होता है। और जब इलेक्ट्रोलाइटिक करवा रहे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर कैथोड नेगेटिव हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना आपको, है ना। तो ये रिडक्शन अपन दूसरा पॉइंट रिमेंबर कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बताया था मैंने, लक्ष्मीकांत का सोडियम, मांगे एल्युमिनियम, मुझे जानकर आयरन सन, लेड कॉपर, होंगे आगे सोना। तो ऊपर वाले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, नीचे वाले क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। अगर ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, यानी रिडक्शन पावर उसके पास ज़्यादा होगी ऊपर वाले के पास। नीचे वाला क्या करेगा, तो ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाले को रिड्यूस करेगा। नीचे वाले रिडक्शन होंगे, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ रही बात। तो ये हम लोगों ने थर्ड पॉइंट पढ़ा जो कि रिमेंबर करना था, ठीक है। और सारे हम लोगों ने किसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको बताया ना मैंने, ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबका निकला हुआ अलग अलग मेटल्स का, तो किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, तो ये निकाला गया है आपका हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर, ठीक है, हाइड्रोजन को रेफरेंस मानकर। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोड डालोगे उसके वोल्टेज यहाँ पर बता देगा, तो उसको टेबल में रख रखा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने डेनियल सेल पढ़ा था। तो डेनियल सेल आपका हम लोगों ने देखा कि भाई जिंक से Zn+2 और कॉपर+2 से कॉपर बनता है। और उसका हम लोगों ने क्या देखा था, सिमुलेशन, एनिमेशन बोल लो, सिमुलेशन बोल लो, है ना। तो वो देखा था हम लोगों ने, डिफरेंट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसका। और आपको बनाना तो वैसा नहीं बनाना, तो जो आपसे बन रहा है नॉर्मल वाला डायग्राम ऐसा ही करके बनाना है आपको। मेंशन करना है, हाफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन पार्ट अलग, रिडक्शन पार्ट अलग, और ओवरऑल रिएक्शन अलग। फिर आपका सॉल्ट ब्रिज क्यों इस्तेमाल करते हैं, सर्किट कंप्लीट करने के लिए, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड प्रिवेंटिंग लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये आपका आया क्या, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड केमिकल इलर्टनेस होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है। अब कुछ सवाल आपको लिंक में दिया था, होप सो आप लोगों ने किया होगा, तो किया होगा तो मैं भी कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर एट एनोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपको बताया था एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये क्लिक किया, हो गया आपका ऑक्सीडेशन। इन ग्लेवनिक सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी। बताइए केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर बोल रहा है द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज असाइंड पोटेंशियल ऑफ हाउ मेनी वोल्टेज, SHE कितना पोटेंशियल जनरेट करता है, आपको तो ऑलरेडी पता है, रेफरेंस है 0 होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन वोल्टिक सेल, ठीक है। वोल्टिक सेल में आपका प्राइमरी फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये भी जस्ट पढ़ा मैंने अपन ने। अकॉर्डिंग टू द नर्स्ट इक्वेशन व्हाट हैपन्स टू द सेल पोटेंशियल इफ
द टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के तो लिनियरली उसके साथ चेंज होता है क्या, आपका पोटेंशियल। फॉर्मूले से कल ही पढ़ा अपन ने इस चीज को। विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई एन, नर्स्ट इक्वेशन जो अपन ने पढ़ा ना, नर्स्ट इक्वेशन, उसके अंदर एन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एन हो जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट दैट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज प्रोपोर्शनल टू, जो मास होता है डिपॉजिट है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो जितना क्वांटिटी में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, अभी देखा था ना चार्ज बढ़ाया था तो वो क्या हुआ, तो ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहे थे, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज पे या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन विल बी हैव गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज, तो डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है वहाँ पर, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा आपका। 9 पार्ट, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट द कैथोड, कैथोड पर जब NaCl का आप मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, तो हम लोग आज के टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं कि कितना बनेगा और क्या बनेगा, है ना, वापस से बोल रहा हूँ, हाउ मच एंड व्हाट, ये हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो NaCl आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो क्या बनेगा, ठीक है, कहाँ पर, तो कैथोड पर। तो इसमें आपका जो बनने वाला है वो बनने वाला है मोल्टन है, तो सोडियम बनता है। अभी बताऊंगा कैसे, है ना, अभी आप टेंशन मत लीजिए इस सवाल को लेकर, अभी बताएंगे आगे, आज का लेक्चर इसी का है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जनरली इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग या डाइल्यूशन, तो डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन करोगे ना, डाइल्यूट करोगे ना, तो उतना ज़्यादा वो क्या करता है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ने वाले, आगे के लेक्चर्स में। तो होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पूरे लेक्चर का क्वेश्चन डाल दिए गए, इस क्वेश्चन को और फर्दर बढ़ाएंगे जब चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अपना चैप्टर फिनिश होगा तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्वेश्चन आते ही रहेंगे। तो होप सो आपको लेक्चर से कुछ क्वेश्चंस मिले जो आपको रिलेवेंट लग रहे होंगे, इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, तो आपने 100% जनरेट कर लिया होगा। NCERT की बात करें तो NCERT हम लोगों ने सॉल्व किया था थोड़ा बहुत, है ना, तो अपन ने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, सेकंड पार्ट कर लिया था, थर्ड पार्ट कर लिया था, और फोर्थ का ये वाला क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था। होप सो आप लोग कर लिए होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं किए होंगे तो आप पिन कर देना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं बता दूंगा आपको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता करना होगा, है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कैसे पता करना रहता है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे पता चलेगा, तो इक्विलिब्रियम मीन्स मतलब क्या समझते हो, इक्विलिब्रियम मीन्स सेल क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ चुका है, तो वहाँ जो ई सेल होगा ना बच्चा, ई सेल को जो फॉर्मूला है नर्स्ट इक्वेशन, उसमें ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि बैटरी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया ना रिएक्शंस, तो वहाँ पर क्या होगा, ई सेल जीरो हो जाएगा। तो ई सेल जीरो डालकर फॉर्मूले को सॉल्व करिएगा तो केसी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर राइट द नर्स्ट इक्वेशन ऑफ EMF ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहले तो क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है और फिर EMF पता करनी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता करना है 2.5 में। तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो पहले तो आपको इस क्वेश्चंस के आपको नोटेशन समझ में आना चाहिए, सेल के नोटेशन। तो आज हम लोग सेल के नोटेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो सेल का नोटेशन आपको बता देता हूँ मैं। तो देखिए, सेल के नोटेशन के लिए सबसे पहले ये 2 लाइनें डलती हैं, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और इधर पार्ट में हम लोग एनोडिक पार्ट लिखते हैं और इधर पार्ट में हम लोग कैथोडिक पार्ट लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, एनोडिक पार्ट फर्स्ट लिखेंगे, कैथोडिक पार्ट बाद में लिखेंगे। तो जैसे कि कोई रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता था, कौन सा रिएक्शन, Zn वाला, Zn प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। ये क्वेश्चन, ये आपका गिवन था, तो आपको पता है एनोड कौन था, तो Zn से Zn प्लस 2 क्या हो रहा है, पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन मीन्स प्लस 2, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लॉस कर रहा है, और यहाँ प्लस 2 से कॉपर
यानी इसने क्या किया है, गेन किया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसने। समझ में आ रही बात? तो ये ऑक्सीडेशन पार्ट हो गया, ये हो गया आपका रिडक्शन पार्ट। तो ये इधर ऐसे लिखते हैं Zn, आपने क्या किया Zn से Zn+2 में कन्वर्ट किया ना, तो ये हो गया Zn से Zn+2। और इधर हो जाएगा आपका कॉपर+2 से, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर+2 से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो गया कॉपर। अब ये जो एक सिंगल डंडा है पड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं क्या, फेज चेंज। फेज मीन्स ये एक्वस फेज होगा, आयन है ना +2, तो आयन होगा जो बीकर में पड़ा हुआ है, और ये जो आपका तो क्या है, इलेक्ट्रोड है, तो ये सॉलिड होता है। तो ये जो डंडा पड़ा है ना बीच में, इन दोनों के बस फेज चेंज को बता रहा है ये, और ये जो डबल डंडा है वो सॉल्ट ब्रिज को बता रहा है। इधर वाला पार्ट क्या है आपका, एनोडिक पार्ट है, इधर वाला पार्ट क्या है आपका, कैथोडिक पार्ट है। ठीक है, तो ये सेल नोटेशन हो जाता है। और इसी सेल नोटेशन में आपको कंसंट्रेशन गिवन होता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं इसी में क्या है आपके कंसंट्रेशन। कल अपन ने सॉल्व किया था ना इस टाइप के क्वेश्चन को, कंसंट्रेशन डाल के अपन ने सारा सॉल्व करवाया आपको, है ना क्वेश्चन। तो अगेन ये सब क्वेश्चन कर लेना आप, प्रेशर आ जाएगा तो प्रेशर डाल के सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है, प्रेशर में कुछ नहीं होगा, एक प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड दे देगा, उस पर वो गैस अटैच्ड होगा आपका, जो भी गैस फॉर्म हो रहे होंगे आपके। ठीक है, प्रेशर में क्या होगा, गैस वाला आपका मटेरियल गिवन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अटैम्प्ट करके आइएगा, नहीं हो रहा होगा तो कमेंट में डालिएगा, ये भी सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे। तो 2.5 भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आप बोलिएगा कि करवाने हैं तो। ठीक है, क्योंकि आप एफर्ट डालोगे, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में डालना, मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ये सब क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे, जो जो टॉपिक पढ़ने वाले आगे हम, तो हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे अटैम्प्ट। ठीक है, तो ये हो गया सेल पोटेंशियल, सेल रिप्रेजेंटेशन आप लोग समझ में आ ही गया, नेक्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने कर ही लिया। फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, आएगा एक क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज यहाँ से अपन को क्या करना है, पढ़नी है चीज़ें, समझनी है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सबसे पहले ये आपको डायग्राम समझना है। स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पर हम लोग एक डीसी क्या कर रहे हैं, बैटरी लगा रखा है ना, तो जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रही ना चीज़ें, या फिर वापस से समझाएं, इसको रीसेट करते हैं और वापस से समझाते हैं। इसमें हो क्या रहा है, एक डीसी वोल्टेज लगा हुआ है, बीकर के अंदर आपके वाटर पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोड डाला गया है, प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड लिया गया है, और इसके अंदर वाटर है। वाटर खुद से कंडक्शन नहीं करता, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है। ठीक है, ताकि वो कंडक्शन स्टार्ट करे और अपने रिएक्शंस को कंप्लीट करे। वाटर के रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी डालोगे तो H2 और O2 में तब्दील होता है। ये तो अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, H2 और O2 बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा H2, कहाँ बनेगा O2, तो कौन बनाएगा, वही हाफ सेल रिएक्शन बताएगा। तो हाफ सेल रिएक्शन क्या क्या बताता है हाइड्रोजन के लिए, तो H+ कहाँ बन रहा होगा, कैथोड पर H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बना रहा होगा। ठीक है, और एनोड पर क्या होगा रिएक्शन, जो वाटर है, यहाँ जो बीकर के अंदर वाटर है वो डिवाइड हो रहा है क्या, किसमें, ऑक्सीजन में, और 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 H+ यहाँ वाटर में क्रिएट हो रहे होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आपके निकल रहे होंगे। ठीक है, एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, दिख रहा है ना, लॉस गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो एनोड हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा हमेशा एनोड पर। कैथोड पे रिडक्शन होगा तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 H+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पर आपके हाइड्रोजन बन रहे होंगे।
अब ये फॉर्मेशन हो रहा होगा, H2 यहाँ पर बन रहा होगा, O2 यहाँ पर बन रहा होगा, तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो वो यहाँ पर बता रहा है गैस कलेक्टर H2 और O2 को। होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये चला दिया मैंने, काम जो चल रहा होगा इस बैटरी के अंदर, ठीक है। तो होप सो इसको आप लोग क्लियरली आप लोग को समझ में आ रहा है। अब इस ये तो आपके सिमुलेशन है ना, जो कि बता रहा है कितना अमाउंट बन रहा है वगैरह, पर एग्जैक्टली जो चल रहा होगा वो ऐसा नहीं चलता है, ऐसा चलता है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो मतलब एग्जैक्टली पूरा का पूरा प्रॉपर लोग डीसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं और ये देखिए एनोड और कैथोड पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने लग गए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। वाटर लेते हैं, स्टार्टिंग में क्या वाटर लेते हैं, वाटर में NaOH डाल देते हैं। देन उसके अंदर NaOH को मिला देते हैं। के अंदर हम लोग डीसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं और ये देखिए एनोड और कैथोड पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने लग गए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डीसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं। एसी इसलिए नहीं सप्लाई करते हैं क्योंकि उसमें फेज चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस फेज चेंज कैंसिल आउट कर देगा, है ना। तो यहाँ पर एक बिल्कुल प्रोसेस है, मतलब डायरेक्ट करंट पास आउट करते हैं, ठीक है। तो डीसी करंट ही इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। तो जैसे ही डीसी करंट आप लोग डालिएगा बीकर में, या फिर जो भी आपका इक्विपमेंट है या जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर इलेक्ट्रोड डाले होंगे, और जैसे आप लोग डीसी सप्लाई करिएगा तो रिस्पेक्टिव क्या बनेंगे, उसके प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे। तो अब प्रोडक्ट बन रहा होगा तो सवाल उठता है कि कितना बन रहा होगा। सवाल क्या उठा है, कितना बन रहा होगा। और दूसरा सवाल उठेगा कि क्या बनेगा। तो सबसे पहला वाला हम लोग बात करेंगे, कितना बनेगा। तो कौन बताता है कितना बनेगा, तो ये बताते हैं आपके दिस फराडे फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इन्होंने 2 लॉज दिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस पे। तो फर्स्ट जो लॉ है वो ये बोलता है कि जो मास डिपॉजिट होगा ना, जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, यानी क्वांटिटी बनेगा इलेक्ट्रोड पे, कोई सा भी इलेक्ट्रोड, कैथोड चाहे एनोड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाई। क्यों, जितना चार्ज सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मास डिपॉजिट होगा। जैसे अभी सिमुलेशन में हम लोग पढ़ा ना, ये भी देखे, वापस दिखाता हूँ आपको मैं, वापस दिखाते हैं आपको सिमुलेशन को। जितना ज़्यादा हम लोग चार्ज सप्लाई करेंगे, मतलब इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जो प्रोडक्शन है, क्वांटिटीज़ हैं हाइड्रोजन गैस की या ऑक्सीजन गैस की, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बैटरी का, इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इसका प्रोडक्शन बहुत तेज हो जाएगा। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, समझ में आ गया आपको, है ना। आप डायरेक्शन के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्शन वैसे ही चलेगा, एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली सप्लाई, जितना चार्ज, जितना ज़्यादा वोल्टेज का आप बैटरी दोगे उतना आपका मास डिपॉजिट होगा, ठीक है। क्लियर कट समझ में आ रहा है, जितना चार्ज सप्लाई करिएगा उतना आपका मास डिपॉजिट होगा। और चार्ज का तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, क्या होता है फिजिक्स में, करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। या तो आप ऐसे पढ़े होंगे, आई इक्वल टू क्यू बाई जितना चार्ज बाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। करंट इज चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्यू क्या होगा, आई टी। तो ये हो गया एम इक्वल टू आई टी, और यहाँ पर जेड क्या है, कांस्टेंट आएगी। कांस्टेंट क्या, तो कांस्टेंट आएगा जेड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट विद रिस्पेक्ट टू फैराडे कांस्टेंट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट, ये तो आपने पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर वेट
डिवाइड बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर। अभी सब समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगा एम इक्वल टू जेड आई टी क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स, करंट कितना सप्लाई कर रहे हैं 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कैथोड, मतलब ये रहा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पर क्या लगा दिया अपन ने, बैटरी लगा रखा है, कितने की 1.5 वोल्ट की। कितने देर सप्लाई किया अपन ने, तो 10 मिनट तक सप्लाई किया है। कितने मिनट, 10 मिनट। तो चार्ज इक्वल, वही चार्ज का फॉर्मूला है ना, आई टी लग जाएगा, है ना। तो टोटल कितने चार्ज हो जाएंगे, तो करंट कितना है 1.5, और टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट। मिनट तो हम लोग डालते नहीं, क्या सेकंड डालते हैं, तो मल्टीप्लाई विथ 60। तो ये पूरा कैलकुलेट कर लेना, 15 छक 90 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 90 है 900। ठीक है, अब ये तो हो गया चार्ज क्यू। अब एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जेड, जेड पता करना पड़ेगा। तो जेड अभी बताया मैंने क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ पूरा, एम इक्वल टू जेड आई टी, जिसमें आई टी आपको पता चल गया 900 है, 900 कूलम, क्योंकि चार्ज पता चला है ना। जेड अपन को पता करना है, तो जेड क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फ्राडे कांस्टेंट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट स्पीसीज का डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर, है ना। तो एन फैक्टर कॉपर का क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट है ना, तो कॉपर कितने चार्ज होगा +2, तो ये रहा आपका एन फैक्टर 2, और ये होता है अराउंड 63.5 मान लो, जो भी है ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 96500 कूलम। तो जैसे ही डालोगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो डाल लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 63.5 डिवाइड बाई 2965। तो जैसे ही इसको सॉल्व करिएगा, तो आप लोग सॉल्व करिए, मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ, आप भी इसको सॉल्व करिए, ग्राम में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.296, है ना, 11। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व किया, आप भी सॉल्व कर लेंगे हैंड से। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है ग्राम में। तो इतना मास बन रहा होगा कहाँ पर, तो कैथोड पर। ठीक है, समझ में आ रही बात। उसने बोल रखा है साफ, कॉपर का मास बताना है, कैथोड पर क्या होगा। देखिए हाफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं भाई, कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड मतलब गेन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, कॉपर बन रहा होगा। ठीक है, और सॉल्व कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है एम इक्वल टू जेड आई टी। तो ये फर्स्ट लो अपन ने समझ में आ गया अपन को कि क्या है फर्स्ट लो, मास डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाई, जितना चार्ज सप्लाई करेंगे उतना मास डिपॉजिट होगा। अब सेकेंड लो की बात करते हैं। सेकेंड लॉ के लिए अगेन मैं आपके लिए सिमुलेशन लेके आऊँ, पहले सिमुलेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व समझते हैं क्या बोल रही है। तो ये देखिए आपको सिमुलेशन दिखाता हूँ मैं आपको सेकेंड लॉ का। ये क्या है, 3 बीकर है, 1 2 3, और तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज मतलब समझते हो ना, सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहे हैं। समझ में आ रही बात, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहे हैं
टाइम भी तीनों एक साथ स्टार्ट कर रहा हूँ तो टाइम भी एक ही चल रहा होगा, यानी सेम अमाउंट ऑफ क्या पास कर रहे हैं हम लोग, चार्ज पास कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे कि इनके जो अमाउंट बन रहा होगा, है ना, उनके जो फॉर्मूला लिखा है ना m इक्वल टू जेड आई टी, उसी को बस इक्विवेलेंट करके सॉल्व देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो वही सेकंड लॉ बोलता है। पहले तो इसको समझ मतलब एक देख लेते हैं। तो एक में क्या है आपका, कॉपर सल्फेट लिया गया है एक सॉल्यूशन में, एक में HgNO3 लिया गया है और एक में आपका AlCl3 लिया गया है। ठीक है, तो ये तीन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, और उसके अंदर अलग अलग आपके क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है और ये बन रहा है आपका अलग अलग प्रोडक्ट। अब यहाँ पर सिर्फ ये सिमुलेशन से सिर्फ एक चीज़ आप नोटिस करोगे, सिर्फ एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, कि जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा है ना बच्चा, उसका देखो मास डिपॉजिट होगा ना वो ज़्यादा होगा। बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये इस सिमुलेशन से, और कुछ नहीं है। बाकी थ्योरी तो भी पढ़ ही लेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ रही बात, कि जिसका इक्विवेलेंट मास ज़्यादा है, ठीक है, जो ज़्यादा मास है जिसका मोलिकुलर मास है ना, और विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो उसका क्या है आपका डिपॉजिट वो ही सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर बात, समझ में आ रही बात? बस इन तीनों में आपको बस इतना सा नोटिस करना है बस। ठीक है, और बाकी तो आपको बताता हूँ क्या है फ्राइडे सेकंड लॉ। फ्राइडे सेकंड लॉ बोलता है कि सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब सेम चार्ज सप्लाई हो रहा है क्योंकि सीरीज में तीनों कनेक्टेड है। ठीक है, द मासेस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट आर प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट। जो मासेस डिपॉजिट होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इसको मैं आपको लिख के समझा देता हूं। देखो, ये बोलना चाह रहा है कि जो मास डिपॉजिट होगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। तो जो पहला बीकर में जो मास डिपॉजिट हो रहा होगा, मान लो वो किसका हो रहा था, कॉपर का हो रहा था, तो M1 मान लेता हूँ, और यहाँ पर Me इक्वल टू इक्विवेलेंट उसका जो भी मास डिपॉजिट हो रहा है, जो भी स्पीसीज है उसी का इक्विवेलेंट वेट E1, यही बोल रहे हैं ना। तो मैं इसको मान लेता हूँ, मान क्या मतलब कंफर्मली बोला ही है तो इसको लिख ही लेता हूँ M इक्वल टू, और प्रूफ बोलिएगा तो प्रूफ भी करवा देंगे, और M3 बोल रहा है तो E3 लिख दे रहे हैं। ये बोल रहा है कि ये क्या हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल है, मीन्स जितना मतलब इक्विवेलेंट वेट जितना होगा उतना ही उतना मास डिपॉजिट हो रहा होगा। तो जो अपने सिमुलेशन देखा तो वो भी तो यही बता रहा था ना कि जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा था उसका ज़्यादा मास डिपॉजिट हो रहा था, अगर क्या है चार्ज सेम है, M इक्वल टू ZIT, यही फॉर्मूला था ना। तो सब में क्या था, ये वाला चीज़ तो बराबर ही था, है ना। तो चेंज क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या है, फ्राइडे कांस्टेंट। तो सब में F, ये IT F, ये सब में तो बराबर ही होगा, है ना। चाहे वो अलग अलग स्पीसीज ले लो, M2 ले लोगे तो M2 के लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट 2 F IT, है ना। ये सब क्या है, बराबर ही है। फिर M3 के लिए भी लिख लोगे तो ये होगा इक्विवेलेंट वेट 3 F IT। ये सब IT और F क्या है आपके, क्या है, बराबर ही होगा, क्योंकि चार क्यू सब में क्या है, सीरीज है ना, तो क्यू में सब में बराबर है, तो यानी IT सब बराबर है। क्यू इक्वल टू IT भी पढ़ा ना पहले। तो इस सब में तीनों फॉर्मूले में क्या है, IT क्या है, बराबर है। तो F भी आपका कांस्टेंट ही है, तो सब में बराबर होगा। तो जैसे ही आप इसको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेक करोगे कांस्टेंट आएगा आपका। ठीक है, यानी क्या बोल रहा हूं मैं, M1 डिवाइड बाई E1 एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, वैसे ही M2 डिवाइड बाई E2 एक कांस्टेंट आएगा, और M3 डिवाइड बाई E3 भी एक कांस्टेंट आएगा, और जो कांस्टेंट क्या है, तीनों को इक्वल कर देगा। समझ में आ रहा है, तो एक फॉर्मूला बन जाता है। तो बस सेकंड लो यही बोलता है। क्लियर आया बात समझ में? होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम लोग एक बार वापस से इसको देख लो आप लास्ट टाइम में, एक बार और प्ले कर देता है। कि जो अपन ने रिजल्ट लिखा कि जो मास डिपॉजिट होगा, जिसका इक्विवेलेंट ज़्यादा वेट होगा उसका मास डिपोजिशन ज़्यादा होगा।
प्रोपोर्शनल टू क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। समझ में आ रही बात? समझ में आ गया, होप सो आप लोग को ये चीजें क्लियर है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ का फॉर्मूला है। जब भी पूछा जाएगा तो फर्स्ट लॉ भी आता होगा ना जिसको, तो ये अटेम्प्ट क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। पहले को ही सेकंड लॉ थोड़ा लेकर समझा दिया गया है, बस वो एक फॉर्मूला था उसको डिफाइन कर दिया उन्होंने सीरीज में लेकर। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ हो गया। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कितना बना वो तो बता दिया फ्राडे ने, अब क्या बनेगा, कौन से पे बनेगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा रूल ये है कि अगर कैथोड पर जो स्पीसीज बनेगी ना, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाइयर होना चाहिए, वो बनेगा। मींस क्या बोल रहे हो सर? तो मान लीजिए ये 3 हाफ रिएक्शन चल रहे हैं आपके, है ना, जो कि आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, है ना, ये 3 रिएक्शन चल रहे हैं बीकर के अंदर, है ना, और वो कैथोड के लिए, कैथोड और एनोड होगा ना, तो कैथोड के लिए कि मतलब कैथोड पर मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा बोल रहा है कि कॉपर की मैं बनूंगा, बोल रहा है हाइड्रोजन की मैं बनूंगा, और सोडियम बोल रहा है कि मैं बनूंगा। तो कौन बनेगा, कैसे डिसाइड करेंगे? मान लो कि बीकर एक ही है, इसके अंदर मतलब 3 अलग अलग रिएक्शन, हाफ रिएक्शन चल रहे हैं, और तीनों कंपटीशन, सब में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सब क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। पर कौन बनेगा, कौन लीड करेगा इनमें, तो वो कैसे पता करेंगे? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, वो बताएगा। जैसे कि इसका इनमें सबका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल देख लीजिए, तो कौन किसका ज़्यादा है, तो ये कॉपर का ज़्यादा है। तो कौन बनेगा, तो ऑफकोर्स कॉपर बनेगा। तो कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट करेगा, ना कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, उसका कम है, 0 है, और इसका क्या है 0.34, जब 3.34 ज़्यादा है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका, कॉपर बनेगा। अब बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम तो सबसे कम है तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, NaOH सॉल्यूशन में क्या बनेगा। तो NaOH में आप देखिए वहां पर क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, नॉट सोडियम मेटल, क्योंकि सोडियम मेटल का देखा आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, माइनस का 2.71, और ये 0। अब ये जो चल रहा है ना इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, वो ध्यान रखने की बात ये है कि प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड के लिए चल रहा है बच्चा। यहाँ पर एक इनर्ट रोड लिए गए हैं, प्लेटिनियम तो पता है ना आपको, लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें चल रही है। तो कैथोड पे बात कर रहे हैं कि क्या बनेगा करके, समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं, तो क्या बनेगा वो बताना है करके। ठीक है, समझ में आ रहा है बात आपको? होप सो आपको क्लियर होगी चीज़ें। जैसे कि मैं एक और आप सॉल्यूशन यहीं पर दे देता हूँ, जैसे कि ZnSO4 दे दिया मैंने एक बार सॉल्यूशन। अब मुझे बताइए कि कॉपर कैथोड पर क्या बनेगा और एनोड पर। पहले कैथोड पे ही बात करते हैं ना। तो कैथोड पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर क्या होगा आपका, ये वाला रिएक्शन भी चल रहा होगा H+ वाला, क्योंकि वाटर वाला भी रिएक्शन चल रहा होगा। ठीक है, तो वहां पर लड़ाई होगी किसकी, Zn और H की, है ना। तो आपको ऑलरेडी पता है कि H का होता है 0 होता है, और इसका अभी अपन ने देखा था माइनस का 0.76 वोल्ट होता है। तो ये माइनस है और ये 0 है, तो बताओ कौन जीता, तो हाइड्रोजन जीता। तो कैथोड पर क्या प्रोड्यूस होगा, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया बात? बस कि आपको कैथोड पर समझना है। अब ऐसे ही क्या समझना है, एनोड पर। तो एनोड पर अगेन देखेंगे क्या, मोस्ट या लोएस्ट, लोएस्ट क्या, ई नॉट फॉर ऑक्सीडेशन डिस्चार्ज इन फर्स्ट। ठीक है, जिसका कम होगा ई नॉट, वो क्या होगा, पहले बनेगा वो। ठीक है, वो पहले क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो टेबल आपको ध्यान रखना है, ये वाला टेबल है ना, कि पहले क्या होगा आपका इलेक्ट्रो मतलब सॉरी हैलोजेंस जो होंगे वो बनेंगे, उसके बाद जो वाटर वाला कंपोनेंट है OH- वो, और फिर सल्फेट, फिर नाइट्रेट। ठीक है, तो अब देखिए जरा ध्यान से क्वेश्चंस कि डाइल्यूट क्या लिया गया है, यहां पर NaCl लिया गया है ना। तो NaCl का करवाएंगे, तो आपको ऑलरेडी पता है कि Cl है, और तो वहां पर क्या बनेगा आपका Cl2 इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि आपको पता ही है कि इसका क्या है, ज़्यादा है ऑक्सीडेशन करने की क्षमता, लोएस्ट ई नॉट वैल्यू है, तो यहाँ पर Cl2 प्रोड्यूस होगा।
अब बात करते हैं इन डाइल्यूट NaCl और NOH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, तो O2 इज प्रोड्यूस्ड, है ना, O2 प्रोड्यूस हो रहा है जब वो डाइल्यूट ले रहे हैं। समझ में आ रही बात, जब डाइल्यूट है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, O2 प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको सिंपल सा समझने का ये है, थोड़ा सा एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब ई नॉट वैल्यू डिसाइड द विनर, मतलब ई नॉट वैल्यू है वो डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा। पर अगर कंसंट्रेशन है ना मैटर्स टू, अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए तो फिर हायर कंसंट्रेशन वाला ही फेवर करता है और वही बन जाता है आपका। समझ में आ रहा बात, फेवर्ड है ई नॉट, और इसका जो कारण जो है वो हो जाता है ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल मतलब चार्ज क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ज़्यादा आयंस है ना, तो ज़्यादा आयंस है मतलब ओवर पोटेंशियल डेवलप होता है वहाँ पर, तो जिसकी वजह से क्या करता है वो लीड कर जाता है। ठीक है, तो इसमें भी एक क्वेश्चन अगेन इसका भी देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि AgCl दे देते हैं ना, AgCl एक्वस आपसे पूछा जाए प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पे क्या बनेगा। ठीक है, कहाँ पर, कैथोड और एनोड पर। ठीक है, तो अगेन आपका क्या एक्वस फेज है ना, तो अगेन कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस आएगी और Hg आएगा। तो हाइड्रोजन गैस तो आपको पता है कि Hg का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ओ सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्या है Hg क्या होगा, लीड कर जाएगा, उसका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, Hg बनेगा। और उसके बाद अगर क्लोरीन है तो एनोड पर क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। ठीक है, अगर मान लो कि कुछ और ले लेता है, जैसे कि ZnSO4 ले लूँ मैं, है ना, ZnSO4 एक्वस। अब बताओ एनोड और कैथोड पर क्या बनेगा, तो अगेन एनोड पर सोच रहे हो कि सल्फेट बन जाएगा, नहीं, उससे पहले क्या है OH माइनस है, तो क्या बनेगा यहाँ पर एनोड पर O2 बनेगा। ठीक है, और Zn है तो आप सोच रहे हो कैथोड पर Zn बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन किससे हो जाएगा, हाइड्रोजन से कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि एक्वस मीडियम है ना, तो H प्लस वाला भी होगा, तो H प्लस की वजह से H2 बन जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज़ें, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, समझ में आया बात, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक बहुत ही मतलब थोड़ा सा टॉपिक से हटकर एक पॉइंट देखना चाहते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। क्यों देखना चाह रहे हैं, क्योंकि वाटर के पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस या रेफरेंस या फिर इलेक्ट्रोड का या हाफ रिएक्शन आएगा आपका, तो इसलिए ये टॉपिक मैं ले रहा हूँ। ठीक है ना, अब वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग सिंपल सा है, वही है जो आपको सिमुलेशन में दिखाया था मैंने, कि बैटरी लगाया और एनोड और कैथोड पर क्या बनेगा, आपको तो ऑलरेडी पता है एनोड पर क्या बनने वाला है जब वाटर होगा तो, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, डायरेक्ट कंडक्शन नहीं करता, इसलिए चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो डाल देते हैं हल्का सा, तो इससे कंडक्शन चालू हो जाए। तो एनोड पर क्या बनता है, O2 बनता है, और कैथोड पर क्या बनता है, H2 बनता है। यही बनता है ना, जब वाटर का क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाता है, यहाँ 2 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम बनती है एज रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन की। अगर ये 2 लीटर है तो ये भी 2 लीटर बनेगा और ये 1 लीटर बनेगा। क्लियर है क्या, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस में। ये देखिए, अब ये बोल रहा है कि कितना डेल्टा जी है, तो प्लस का 474, कितना, प्लस का 474, इज दैट मीन्स कि अपन को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो मतलब कितने का वोल्टेज लगेगा, तो अराउंड 1.23 वोल्ट का, मतलब इतना ज़्यादा क्या आपका वोल्टेज डालना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा। यानी थ्रेशोल्ड एक बैरियर है, उससे अगर कम डालोगे, 1.23 से कम डालोगे तो आपका क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो 1.23 से आपको ज़्यादा वोल्टेज डालना पड़ेगा, तो रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी नीड करता है ना, कंडक्शन नहीं करता है। अब बात करता हूँ मैं एसिडिक और एल्कलाइन का। देखो जरा ध्यान से, जब ये एसिडिक मीडियम में होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं एसिड मीडियम डालकर, तो रिएक्शन कुछ और होगा,
और एल्कलाइन में डालेंगे तो रिएक्शन कुछ और होगा। पर दोनों में देखने वाली बात क्या है कि 1.23 ही आपका क्या होगा, वोल्टेज का रिक्वायरमेंट आता है। ठीक है, होता क्या है रिएक्शन वो देख लेते हैं। होगा क्या, जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाइएगा एसिडिक मीडियम में, तो ऑक्सीजन निकलेगा एनोड पर और 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन, वही 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देंगे, आपके हाइड्रोजन गैस फॉर्म बना देंगे। कहाँ पर, कैथोड पर। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, गेन करेगा कैथोड पर 4H प्लस के साथ और क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। और इसके अंदर देखने वाली बात क्या है कि OH माइनस क्या करेगा, बेसिक मीडियम है तो वो O2 लिबरेट करेगा, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन। फिर वहीं पर वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, H2 गैस लिबरेट करेंगे और 4 OH माइनस आपका लिबरेट करेंगे। तो ये अल्कलाइन मीडियम पे चल रहा होता है रिएक्शन, ये एसिडिक मीडियम पे चल रहा होगा। अब ये हाफ रिएक्शन है तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन दिखा रहे हैं ना ये, तो अलग अलग आपको वहाँ पर गिवन होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पर देखने वाली बात क्या है कि जो नेट आएगा ना दोनों में, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो चाहे वो बेसिक मीडियम हो, वो क्या है 123 वोल्ट। ठीक है, तो ये 123 वोल्टेज हो गया आपका। समझ में आ गया क्या आपको क्लियरली? होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाफ रिएक्शन में कैसे देखते हो। थर्मोडायनेमिक हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवर पोटेंशियल पर थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा वोल्टेज इज नीडेड टू एक्टिवेट द एनर्जी एट ईच इलेक्ट्रोड सरफेस, इसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। और ये अलग डिफरेंट डिफरेंट कारण की वजह से हो जाता है, मतलब ज़्यादा पोटेंशियल आपको रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ज़्यादा बन जाना है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा है, तो अभी पिछले केस में देखा था हम लोगों ने। फिर एक होता है ओमिक लॉस, जिसमें क्या होता है वायर वगैरह बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा कर देती है ना, तो वहाँ पर हीट और इसकी वजह से लॉसेज होती है एनर्जी की। फिर बबल फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे आप अभी देखा था ना अपन अभी एक यूट्यूब पे जो वीडियो देखा था, तो वहाँ बबल बन रहे थे है ना, ऐसे डिफरेंट बहुत सारे बबल बन रहे थे। तो सरफेस पे वो क्या बबल आ जाएंगे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट नहीं आ पाएंगे, या जो क्या बोलते हैं सब्सटेंस है या है ना, वो टच नहीं कर पाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन या ले नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से फिर रिएक्शन वहाँ पर धीरे हो जाता है। तो आपको और क्या करना पड़ता है, या वोल्टेज देना पड़ता है, तो तब रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ी लिया एसिडिक और ये प्योर वाटर पुअर कंडक्टर, ये तो पढ़ी लिया अपन ने। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या है, अलग अलग आपके एप्लीकेशन है बेसिकली कि भाई कहाँ कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, वो देखते हैं। तो सबसे पहले रिफाइनिंग में काम आता है, मेटलर्जी में आप लोग देखा ही होगा कि रिफाइनिंग में काम आता है ना। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं, ये आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका ये गोल्ड वाला दिखाता हूँ, गोल्ड वाला, जिसमें क्या होता है कि गोल्ड का क्या करते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रोड लेते हैं और फिर जो भी जिस भी मेटल पीस पे हम लोग उसको प्लेटिंग करवाना चाहते हैं वो वाला ले लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होगा, एक जगह से निकलेगा और एक जगह क्या हो जाएगा, डिपॉजिट चालू हो जाएगा, तो जाकर डिपॉजिट हो जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ऐसा कुछ दिखता है मेटल आपका, ये जैसा जैसा कलर में जहाँ चाहो वैसा वैसा हो जाता है आपका। ठीक है, वो चांदी का परत चढ़ाना, गोल्ड का परत चढ़ाना, वही वाला है ये। फिर आपको रिफाइनिंग में एल्युमिनियम की रिफाइनिंग भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है ना। तो अलग अलग रिफाइनिंग में मेटल्स के मेटलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। कोलर एल्कली प्रोसेस प्रोड्यूस क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसकी कोई हद नहीं है ना। बहुत बेसिक रिएक्शन है और हर केमिकल इंडस्ट्री में ये यूज़ होता ही होता है। फिर ले देखते हैं लगभग सारे, मतलब होता है यूज़। फिर एक आता है हाइड्रोजन प्रोडक्शन, अभी आप लेटेस्ट इसी पे चल रहा है हाइड्रोजन इकोनॉमी, कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H2 और O2 बनता है। ठीक है, और भी रिएक्शन है जिससे क्या होता है H2 और O2 बनता है, पर बहुत इफ़िशिएंट मेथड है हाइड्रोजन बनाना, किससे, ये इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, क्योंकि सोलर वगैरह से अपन प्रोडक्शन कर सकते हैं हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफॉर्मिंग।
बिल्डिंग अ थिक मेटल डिपॉजिट मेक प्रिसाइज मोल्ड एंड प्रिंटिंग ऑफ प्लेट्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वही इलेक्ट्रिक मतलब यही इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करके मोल्ड बनाना, प्रिंटिंग प्लेट बनाना, ये सब में भी मतलब मेटल का डिपॉजिट करवाना एक दूसरे पे वो हो जाता है इसके अंदर एनोडाइजिंग, ठीक है ना। जैसे कि किसी पे ऑक्साइड लेयर ऑन एल्युमिनियम फॉर कोरिजन प्रोटेक्ट करता है ना, जैसे ये भी करते हैं ना, ये आयरन को बचाने के लिए जिंक की ग्लेवनाइजेशन एक कोटिंग की जाती है ना। तो कैसे कोटिंग की जाती है, इसको एनोड बनाकर फिर उसके ऊपर उसकी जो लेयर है वो चढ़ा दी जाती है, उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। फिर होता है वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट मतलब प्यूरिफिकेशन, है ना, मेटल हैवी मेटल्स को रिमूव कराना। फिर डिसइफिकेंट वाटर मतलब इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन जो होता है वो इसी इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करके ये सब सारी चीज़ें की जाती है इसके अंदर। फिर मेडिकल कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, रिमूवल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स विथ इलेक्ट्रिकल करंट देकर क्या किया जाता है, जो फॉलिकल हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो वो फिर वो हेयर्स नहीं आते वहाँ। फिर बैटरी में भी आपको पता ही है कि जो रिचार्जेबल बैटरीज होते हैं वो लेयर बाय लेयर चल रहे होते हैं, तो एक बार रिएक्शन इधर से इधर प्रोसीड हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग उसको चार्ज करके वापस से वहाँ तक पहुँचा देते हैं आयन को, है ना, तो बैटरी चार्ज हो जाता है। तो जो पहले आती थी ना रिचार्जेबल सेल्स वगैरह, अभी लिथियम वगैरह भी जो भी आप जो इस्तेमाल करते हैं वो सेम वही प्रोसेस को बताने की कोशिश कर रहा है वो, कि हम लोग कि रिवर्स कर देते हैं जो केमिकल्स और आयंस हैं उसको। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, है ना, जेट इंजन shaping hard metal like titanium and superalloy used in jet engine remove metal atom by atom without mechanical stress, मतलब विदाउट मैकेनिकल स्ट्रेस से हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं मेटल के एटम को। फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फूड सैनिटाइजेशन और प्रिजर्वेशन और एसिडिक और अल्कलाइन आयोनाइज वाटर प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो ये सब अलग अलग आपके एप्लीकेशंस हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, बहुत सारे ही हैं, है ना। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का और इस टॉपिक का। तो आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं, है ना। होप सो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा इस लेक्चर को। अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा लेक्चर है तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, है ना। और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और आगे भी अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, और है ना। तो थैंक यू सो मच।